Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 24th of May 2021. तो गाइज आज है तारीख 24 मई 2021 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो सबसे पहले आप लोगों को डाउनलोड करना है टेलीग्राम और जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। वो लिंक इसी चैनल का है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर का वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है स्विट्जरलैंड को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना। फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आता है ये पहला आर्टिकल। कोई हमारा पहला वाला आर्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है, बट यहाँ पे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स के बारे में बताया गया है। देखो ये जो एग्ज़ाम्स हैं इसके बारे में पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही है, ये एग्ज़ाम्स होंगे नहीं होंगे, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो उसको देखते हुए जो सेंटर और स्टेट इन्होंने बोला है कि देखो ये एग्ज़ाम्स तो होंगे, ओके डेफिनेटली यहाँ पे पॉसिबिलिटी एग्ज़ाम्स होंगे। हालांकि होगा क्या, जो ये एग्ज़ाम आप कह सकते हो 3 घंटे का हुआ करता था, अब इसको 90 मिनट का कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर्स और एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे, जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन भी डाला गया बहुत सारे लोगों के द्वारा कि ये जो एग्जाम है इनको कैंसिल कर देना चाहिए, बट यहाँ पर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक साहब, इनके द्वारा कहना यह है कि क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद ही जो है बच्चा एंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाला है, तो ये एग्जाम्स ज़रूर होने चाहिए। तो उसके बारे में एक छोटा सा अपडेट है, जो भी अपडेट आता रहेगा वो हम डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स भी देखते हैं। मेरे पास इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। ओके कोई बात नहीं, आते हैं अब हम लोग अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। देखो बात करी गई है यहाँ पे एक नए साइक्लोन की। अभी हमने हाल ही में देखा था एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था ताउते, है ना। अब वो जो साइक्लोन है वो केरला कोस्ट, महाराष्ट्र, गुजरात कोस्ट को हिट किया था, उसने काफ़ी डिस्ट्रक्शन किया। नाउ एक ही महीने में दूसरे साइक्लोन का अनाउंसमेंट हो चुका है। एक तरीके से जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इन्होंने कह दिया है कि आने वाले टाइम पे, यानी 26 मई जो तारीख आने वाली है, उसमें हम लोग एक और साइक्लोन देख सकते हैं, और वो भी एक वेरी सीवर साइक्लोन होने वाला है, जिसको नाम दिया गया है यास। तो यास साइक्लोन ये हिट करेगा नॉर्थ ओडिशा कोस्ट को। उसके बारे में बताया गया बे ऑफ बंगाल में इसका लो प्रेशर बन रहा है, उसके बाद जो है ये हिट करेगा डायरेक्टली वेस्ट बंगाल और ओडिशा वाले कोस्ट को, ऐसा यहाँ पर डेटा दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो एक एक करके हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। नाउ तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन की। अब यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन की क्यों बात करने वाले हैं, क्योंकि जो ये इंडिया वाले एरिया में, जो इस वाले रीजन में आते हैं, जो हमारे यहाँ साइक्लोन देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर, वो जनरली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही होते हैं। ठीक है, अब आप देख पाओगे जैसे कि हम लोगों ने देखा ये जो ताउते हो गया, या फिर हम लोगों ने अभी जो दूसरे की बात करी है यास हो गया, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन आते कहाँ पर आपको मालूम होगा, ये आप देख पाओगे वर्ल्ड मैप पे, ये बीच में इक्वेटर देखने को मिलेगा, इक्वेटर के ऊपर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिलेगा। जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये आप कह सकते हो इंडिया के मैप के, मतलब इंडिया से बिल्कुल बीच से जाता है। ओके, देन उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखने को मिलेगा। अब आपको ध्यान रखना है, ट्रॉपिकल साइक्लोन वो होते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं। अब एक चीज़ और है, देखो ये जो साइक्लोन्स हैं इनको हर जगह पर अलग अलग नाम से बोला जाता है। मैंने आप जैसा बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं साइक्लोन्स, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये वाले एरिया भी आ गए। अब यहाँ पे होता क्या है, जो इंडिया में आते हैं उसको हम लोग जनरली साइक्लोन ही बोलते हैं, या फिर यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स का आप आसपास देख पाओगे उसको भी हम लोग साइक्लोन ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देख पाओगे चाइना और जापान की साइड होगा तो इसको टाइफून बोला जाता है, और इधर सदर्न अमेरिका की साइड होगा, साउथ अमेरिका की साइड, तो यहाँ पर हरिकेन देखने को, यहाँ पर इसका नाम दिया जाता है हरिकेन। ओके, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की साइड अगर आता है तो उसको विली विलीज बोला जाता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नाउ अब हम लोग और चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे हमने बात करी थी ये यास साइक्लोन है, तो यास साइक्लोन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल के बाद ये क्रॉस कहाँ पे करेगा, ये जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वाले एरिया को हिट करने वाला है, इन दोनों के कोस्ट को हिट करने वाला है बेसिकली, यहाँ पे बताया गया है। ओके, ये एक ऑथेंटिक डेटा है।
तो उसके बारे में आप लोग ध्यान रखना। नाउ अब क्वेश्चन ये उठता है कि अभी हमने बात करे था ये जो यास साइक्लोन है ये एक वेरी सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा पहले वाला साइक्लोन था ताउते, वो भी एक वेरी सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म ही था। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ये साइक्लोन स्टॉर्म कौन से होते हैं? ये वेरी सीवर साइक्लोन स्टॉर्म वो होते हैं जिनकी हवा की स्पीड 118 से लेकर 221 किलोमीटर पर आवर की होती है। ओके, अब यहाँ पे आप देख पाओगे इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है अलग अलग साइक्लोन्स को, यानी कि किसी भी साइक्लोन की जो भी ये स्टॉर्म है उसकी अगर विंड स्पीड ज़्यादा है तो वो उतना ही डेंजरस है, अगर विंड स्पीड जितनी कम है वो उतना ही कम खतरनाक है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे जो सबसे ज़्यादा खतरनाक देखने को मिलता है वो होता है सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ओके, नाउ क्वेश्चन ये उठता है अब ये साइक्लोन बनते कैसे हैं? यहाँ पे आप देख पाओगे होता क्या है, जो समुद्र वाला एरिया है, ठीक है, ओशन वाले एरिया में क्या होता है, लो प्रेशर बनता है। कैसे बनेगा? सबसे पहले देखो वहाँ पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 26 डिग्री से ऊपर, यानी 27 डिग्री के आसपास जैसे ही टेम्परेचर हुआ पानी गर्म होना चालू हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया। अब 27 डिग्री के आसपास जब टेम्परेचर हो जाता है तो उसके बाद पानी गर्म हो तो हमें भाप देखने को मिलेगा, वहाँ से भाप निकलेगी। अब जो ये इवेपोरेशन होगा ये सारा का सारा भाप ऊपर जाएगा। हम जैसे ऊपर ऊपर जाते रहते हैं, ऊपर क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो कम होता रहता है, ठीक है, मतलब ऊपर जाएगा जैसे जैसे ठंडक बढ़ती रहती है तो वापस से ये लोग वापस से जो ये भाप है वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो ये एक लेटेंट हीट को रिलीज करेगा। अब जो ये लेटेंट हीट है उसके थ्रू क्या होगा, ये क्लाउड फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से गर्मी निकल कर जा रही है, ऊपर ठंड है, दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये क्लाउड फॉर्मेशन होगा। क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो एक लो प्रेशर एरिया जनरेट होने लगेगा पानी के अंदर। अब इस तरीके से लो प्रेशर एरिया जनरेट होगा, यहाँ पे धीरे 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 हवा बनने लगेगी। अब यहाँ पे ये जो हवा है इस तरीके से चलने लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हवा है और तेज़ हो जाएगी क्योंकि ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू चलता रहेगा। जितनी तेज़ी से प्रोसेस चलेगा, जितनी तेज़ी से जितनी देर तक चलेगा वो हवा और ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी। फिर आप देख पाओगे इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें स्ट्रांग हो जाती हैं, फिर यहाँ पर ये साइक्लोन स्टॉर्म बन जाता है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नाउ अभी भी हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, ये जो यास साइक्लोन हमने देखा है, ये यास साइक्लोन का नाम जो है वो कौन सी कंट्री ने दिया है, वो दिया है ओमान ने। ओके, जो ये अलग अलग कंट्रीज़ जो है साइक्लोन का नाम देती हैं आपको मालूम होगा कैसे दिया जाता है, आगे मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद जो हमने अभी देखा था ताउते साइक्लोन जो है उसका नाम किसने दिया है, ताउते का नाम दिया गया है म्यांमार के द्वारा। ओके, नाउ ताउते का मतलब होता है गेको, गेको मतलब होती है छिपकली। नाउ ओमान के जो द्वारा नाम दिया गया है यास, यास का मतलब है एक पेड़ जिसमें से काफ़ी बेहतरीन सी काफ़ी अच्छी सी खुशबू आती हो। ओके, यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो प्रेजेंट साइक्लोन आप देख पाओगे यास, इसका नाम दिया गया है ओमान के द्वारा। और ओमान में क्या द्वारा जो ये यास है, यास का मतलब है एक सुंदर सी खुशबू, एक मतलब बेहतरीन सी खुशबू देने वाला जो है ट्री। हम अगर इंग्लिश में बात करें तो जैसे जैस्मीन का फूल होता है ना, उसमें से भी काफ़ी अच्छी सी खुशबू आती है, उससे आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। नाउ अब हाथ ले आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये उठता है साइक्लोन्स का नाम कैसे दिया जाता है। तो देखो साल 2000 में ग्रुप ऑफ नेशंस आए थे जिसका नाम था WMO एस्केप, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज थी जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। इन्होंने स्टार्ट कर दिया साइक्लोन को नाम देना। ओके, यहाँ पे ये बोला गया कि कितनी कंट्रीज़ है, देखो बाद में हुआ क्या था ना, इसके अंदर 13 कंट्रीज़ को इंक्लूड कर दिया गया था, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो पहले भी कितनी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 8 कंट्रीज़ हैं इस समय। तो इनसे बोला गया 8 कंट्रीज़ हो आप, ठीक है, एक एक कंट्री जो है अपने 8-8 नाम दे देगी, ठीक है, मतलब एक एक कंट्री 8-8 नाम सजेस्ट करेगी, फिर उसकी टोटलिंग करी जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे बाद में इसमें और ज़्यादा कंट्रीज़ को इंक्लूड करा गया। जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया 8 कंट्री हैं, 2018 में इसमें 5 और इंक्लूड हो गई, जैसे कि ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट और येमेन। अब यहाँ पे कितनी कंट्रीज़ हो गई टोटल? 13। आज के टाइम पर ये 13 कंट्री मिलकर नाम सजेस्ट करती हैं किसी साइक्लोन का। अब ये जो 13 कंट्री हैं ये हर एक कंट्री 13-13 नाम देगी। अब हर एक कंट्री 13-13 नाम देंगी तो कितने नाम हो गए? 169 साइक्लोन्स के नाम जो हैं वो रिलीज़ करे गए हैं IMD के द्वारा, ठीक है। अब अडॉप्ट कैसे करते हैं हम लोग नाम? देखो अडॉप्ट मतलब नाम आ गए हमारे पास, 169 नाम जो है हमारे पास आ चुके हैं ऑलरेडी। अब इसमें से हम पिकअप करेंगे नाम को, कौन सा नाम हम लोग को साइक्लोन को देना है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये बोला गया है बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं हम फॉलो करनी पड़ती है हम लोग को इस साइक्लोन को नाम देने से पहले। वो गाइडलाइंस क्या है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, आपको मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे सबसे पहली बात करी गई जो ये नाम है साइक्लोन का, ये न्यूट्रल होना चाहिए, यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, रिलीजियस से नहीं होना, रिलीजन से नहीं रिलेटेड होना चाहिए, कल्चर या फिर किसी जेंडर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए।
उसके बाद जो ये नाम दो आप, वो ऐसा नाम हो जिससे दुनिया भर में किसी भी ग्रुप के सेंटीमेंट को हर्ट ना हो, मतलब किसी को भी नुकसान ना हो, किसी तरीके से किसी भी को भी एक तरीके से हर्ट ना हो उस नाम से, कि हाँ यार हमारा नाम दिया गया है, हमारे ग्रुप का नाम दिया गया है इस पूरे साइक्लोन को ना। उसके बाद यहाँ पर जो साइक्लोन का नाम है वो रूड वगैरह नहीं होना चाहिए, क्रूअल नहीं होना चाहिए। उसके बाद बहुत ईजिली होना चाहिए, मतलब आप प्रोनाउंस कर पाओ ईजिली, जैसे हमने यास तोते आराम से जो है प्रोनाउंस कर दिया, इस तरीके का नाम होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपसे क्वेश्चन बन सकता है, जो साइक्लोन का नाम है वो 8 लेटर से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ 8 लेटर्स का होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और जो है उसके बाद यहाँ पे जो भी रिलीज़ कर रहा है उसको प्रोनाउंसिएशन भी देना पड़ेगा, एक तरीके से कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा वो सब यहाँ पर बताया जाएगा। और एक बात आपको और ध्यान देनी है, जो नॉर्थ इंडियन ओशन में जो साइक्लोन्स आ रहे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आ रहे हैं, इनके जो नाम है वो रिपीट नहीं करे जाएंगे, ऐसा यहाँ पे एक बार बोला गया है कि एक बार अगर नाम देखो साइक्लोन का नाम इस्तेमाल हो गया तो वो इस्तेमाल हो गया, दोबारा इसका नाम रिपीट नहीं करा जाएगा। ओके, दोबारा एक नया नाम निकल कर आएगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया। ओके, ये थी साइक्लोन के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, इनफैक्ट हमने साइक्लोन का पूरा चैप्टर खत्म कर डाला। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप यहाँ पर देख पाओगे, बात करी गई है, देखो इंडिया जो है आज के टाइम पर जोर लगा रहा है WHO से और यूरोपियन यूनियन से कि हम लोगों के कोवैक्सीन को अप्रूव कर दिया जाए ना। कोवैक्सीन को क्यों अप्रूव किया जाए, देखो अभी हो क्या रहा है, अभी जो हमारे इंडियंस है वो बाहर कैसे जा पाएंगे, बाहर वो इंडियंस जा पाएंगे जिनको कोविशील्ड वैक्सीन लगी होगी, ठीक है, जिनको कोविशील्ड वैक्सीन लगी होगी वही लोग बाहर जा पाएंगे। अगर जिनको कोवैक्सीन लगी है उन लोगों के लिए, उन लोगों को अप्रूव नहीं किया गया है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए आज के टाइम पर परेशानी है, जो ट्रैवलर हैं उनको हर्डल आ रही है इस समय। तो यहाँ पे उसी के लिए इंडिया ने क्या करा है, पुश किया है कि हाँ यार इसको भी अप्रूव मिल जाना चाहिए, कोवैक्सीन को भी अप्रूवल मिल जाए, जिससे कि जो लोग हैं जिनको कोवैक्सीन मिले वो लोग भी जा सकें। ओके ना, उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी टाइम से ये जो सुशील कुमार साहब हैं काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर हैं, ठीक है, ओलंपियन है, काफ़ी बड़े खिलाड़ी एथलीट रह चुके हैं, ठीक है, 2 टाइम मेडलिस्ट रह चुके हैं, रेसलर हैं। अगर हम बात करें तो इनके ऊपर केस चला मर्डर का, अब फिलहाल यहाँ पर इनको पहले तो उन्होंने कस्टडी में लिया गया, उसके बाद अब यहाँ पर इनको अरेस्ट कर लिया गया है फाइनली। उसी के बारे में यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट यहाँ पर अवेयर होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे कोई भी हमारा एडिटोरियल देखने को मिल सकता है, उसमें हम डिस्कशन करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे आता है एक और आर्टिकल, देखो यहाँ पे ये बात करी गई है, जो हमारा इंडियन नेवल शिप है INS जलश्वा, ये ऑक्सीजन वगैरह लेकर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे लार्जेस्ट कंसाइनमेंट जो है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का इंडियन नेवी INS जलश्वा लेकर आया है, विशाखापट्टनम में ये पहुँचा है। अब ये हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह और ऑक्सीजन वगैरह मंगा रहे हैं बहुत सारी कंट्री से, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें जो हो रही है ना, ये एक ऑपरेशन के थ्रू हो रही है जिसका नाम है समुद्र सेतु 2, यानी समुद्र सेतु 2 है ये, मतलब पहला 1 भी लॉन्च हो चुका है, तो हाँ ऑब्वियस ही बात है 1 लॉन्च हो चुका है। ये आर्टिकल आपका GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि इंडियन नेवी ने देखो इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है समुद्र सेतु 2 को, ताकि हम लोग जो है शिप को, इंडियन नेवल शिप्स को भेज सकें दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ से हम लोग हेल्प लेकर आ सकें, जैसे कि जो ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स हैं या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, उन चीज़ों को हम लोग लेकर आ सकें। अब ये जो समुद्र सेतु मैंने जैसा बताया, जो 1 है एक तरीके से, जो समुद्र सेतु है वो मई 2020 में लॉन्च किया गया था, पिछले साल लॉन्च किया गया था, ओके, ताकि जो हम कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ सकें, जो बहुत सारे इंडियन सिटीजन्स थे वो दूसरी जगह पर फंसे हुए थे, तो उनको हम लोग वापस से कंट्री के अंदर ला सकें। ओके, नाउ ये जो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, इसमें आप कह सकते हो 7 इंडियन नेवल शिप्स को ऐड किया गया है, मतलब 7 शिप हैं जो कि अलग अलग कंट्री से हेल्प लेकर आ रहे हैं, जैसे कि INS कोलकाता, INS कोची, तलवार, तबार, त्रिकंड, जलश्वा, एरावत, ठीक है, ये सभी शिप्स हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड हैं, जो कि ऑक्सीजन फिल्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स लेकर आ रहे हैं और भी मेडिकल इक्विपमेंट्स लेकर आ रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे जो है आप कह सकते हो इंडियन नेवल शिप्स मुंबई पहुँचे, बहुत सारे जो है बैंकॉक पहुँचे, एक तरीके से सब बैंकॉक गए, बैंकॉक से लेकर आए, ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये देखने को मिला है। और ये जो ऑपरेशन समुद्र सेतु है मैंने आपको बता दिया, ये किस लिए लाया गया था, ताकि जो है कोविड-19 के पेशेंट जो है काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर, कोविड-19 पैंडेमिक जब आया था साल 2020 में, तब लॉकडाउन लगा, बहुत सारे लोग जो हैं बाहर फंस गए थे, तो उनको वापस से लाने के लिए हम लोगों ने इसको लॉन्च किया था। उसी के साथ यहाँ पे लॉन्च किया था, आपको मालूम होगा, वंदे भारत मिशन, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। वंदे भारत मिशन में भी हमने इंडियन सिटीजन्स को, जो भी जो है फंसे हुए थे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, उन सबको लेकर आए थे वापस से हम लोग इंडिया के अंदर। ओके, इस तरीके के ऑपरेशन हम लोग पहले भी चला चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंडियन नेवी जो है पहले भी एक तरीके से इवैक्यूएशन ऑपरेशन पहले चला चुकी है, जैसे कि ऑपरेशन सुकून चला गया था 2006 में, ठीक है, बेरत में, बेरत से हम लोग लेकर आए थे। उसके बाद जो है ऑपरेशन राहत चला गया था 2015 में, जहाँ यमन से लेकर आया गया था। ओके, आई होप इसके बारे में आपको मालूम होगा। नाउ
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, देखेंगे और हमारे पास क्या है इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे बात करी गई है, एक वॉल्केनो फटता हुआ नजर आया है। वॉल्केनो इरप्ट हुआ है कहाँ पर, कॉन्गो के अंदर। अब यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो चुकी हैं, बहुत सारा लावा मैग्मा हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं वॉल्केनो इरप्शन की, कैसे इरप्ट होता है। मतलब ज्योग्राफी के आज के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। एक साइक्लोन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब ये जो वॉल्केनो है इसका नाम क्या है, माउंट न्यारागोनो। ओके, माउंट न्यारागोंगो इसका नाम है। ये इरप्ट हुआ है दूसरी बार, एक तरीके से दूसरी बार नहीं कह सकते, इरप्ट अगेन बोला गया है, तो मतलब ये पता नहीं कि कितनी बार इरप्ट हो चुका होगा। तो ये फिलहाल यहाँ पे दोबारा से इरप्ट हुआ है, जो कि आप देख पाओगे गोमा सिटी के आसपास है। गोमा टाउन से आप देख पाओगे थोड़ी सी दूर पे ये इरप्ट होता हुआ नजर आया है। इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर क्रिएट हो रही हैं। नाउ हम लोग वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ कॉन्गो की। नाउ यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये इंडिया का मैप है, और इंडिया के कंपैरिजन में आपको कॉन्गो यहाँ पर देखने को मिलेगा अफ्रीकन नेशंस में। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ओके, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारी सिचुएशन यहीं पर क्रिएट हुई है, जो भी हुआ है, और इनफैक्ट ये न्यूज़ के अंदर है। और सॉरी एक सेकेंड, हम लोग जो है इसको यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो यहीं आसपास जो है, इसके आसपास इस वाले रीजन में जो है ये वॉल्केनो आपको देखने को मिलेगा, यही वॉल्केनो एरप्ट हुआ है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है जो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, इसके आसपास के जो नेशंस हैं, जैसे कि यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, उसी तरीके से यहाँ पर युगांडा हो गया, नीचे आपको रवांडा देखने को मिलेगा, फिर तांजानिया, ऊपर साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, नीचे एंगोला, जाम्बिया। ठीक है, इस तरीके से मैप को आप लोग देख लिया करो कि कहाँ पर है, खासकर इंडिया के कंपैरिजन में देखा करो इंडिया से कहाँ पर लोकेटेड है, तो आप लोग अच्छे से याद रख पाओगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अब यहाँ पर वॉल्केनो के बारे में। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे वॉल्केनो का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे कुछ लेबलिंग वगैरह है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो नीचे है वो मैग्मा है। ठीक है, मैग्मा क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। इसमें आप देख पाओगे जो मोल्टन रॉक वगैरह होती है, वो उसी को हम लोग जो है वही पिघलती है, मेल्ट होती है, उसके बाद यही जो है लावा बनकर निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये नीचे है, तो अर्थ के, अभी कह सकते हो अर्थ के नीचे है। ठीक है, तो ये मैग्मा कहला रहा है, ये बाहर निकल जाएगा तो वही चीज़ लावा कहलाती है। ओके, इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो वॉल्केनो जब फटता है तो इसमें आप कह सकते हो ऐश क्लाउड ये बनकर आते हैं। ऐश क्लाउड के बाद इसमें से बहुत सारी डेंजरस गैसेस निकलती हैं, जैसे H2O, CO2, जो सल्फर वगैरह है, ये सारी गैसेस निकलती हुई हम लोग को नज़र आती हैं। ओके, यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो है लावा मैंने आपको बता दिया, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये वेंट होता है, यहाँ पर ये क्रेटर हो गया। ठीक है, ये क्रेटर हो गया हमारा, और ये वाला जो रीजन हो गया ये सिल हो गया, और यहाँ पे ये बिल्कुल समिट हो गया। ठीक है, मतलब ये वो लेबलिंग वाली बात है ये सारी। ओके, नाउ यहाँ पे अगर आपको ध्यान देना है, ये जो वॉल्केनो है, ये वॉल्केनो बेसिकली आपको तीन स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक होता है एक्टिव वॉल्केनो, दूसरा होता है डॉर्मेंट वॉल्केनो, और तीसरा होता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। अब यहाँ पे जो एक्टिव वॉल्केनो होता है ये हमेशा एक्टिव रहते हैं, कभी भी फट सकते हैं, कभी भी जो है ये फट सकते हैं। एक तरीके से ये मतलब इनको फटना ही है, हर 10 साल में, हर 5 साल में ये फटते हुए हम लोग को नज़र आते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक्टिव वॉल्केनो होते हैं। डोरमेंट वॉल्केनो जो कि अभी यहाँ पर ये इसके अंदर आप देख पाओगे ये जो मैग्मा चैम्बर है ना, ये स्लोली स्लोली फिल होता है, और उसके बाद ये कभी भी फट सकते हैं, 50 साल 60 साल में कभी भी एकदम से धमाका करेंगे। और जो एक्सटेंक्ट वॉल्केनो होते हैं ये कभी फटेंगे ही नहीं, ये इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, एक तरीके से इनएक्टिव होते हैं, ये वाला एक्टिव होता है, बीच वाला जो होगा जो देर से फटेगा या कभी भी फट सकता है वो है डोरमेंट। ओके, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नाउ ये मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया, इसमें से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। वॉल्केनो फटता कैसा है, बेसिकली होता क्या है, देखो प्रेशर बनता है नीचे से। अब वो प्रेशर जो है इसी तरीके से बार बार वो प्रेशर हिट करता है दोनों तरफ से, यहाँ पे आप कह सकते हो यहाँ पे घूमेगा प्रेशर, इस तरीके से जो है आता है। ठीक है, बार बार इस तरीके से प्रेशर आता रहेगा। अब ये जो लावा है मैग्मा, इसका प्रेशर जो बनेगा नीचे से काफ़ी हद तक, क्योंकि अर्थ के नीचे क्या है, गर्मी भरी पड़ी है, गर्मी के हीट भरी पड़ी है। अब फिर क्या होता है, हम लोगों को वॉल्केनो वहीं पर फटते हुए नजर आएंगे जहाँ पे भूकंप आता है। ऑब्वियस ही बात है, जहाँ भूकंप सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे वहीं पर आपको, जहाँ वॉल्केनो होगा वहाँ पे भूकंप आएगा ही आएगा। ओके, अर्थक्वेक्स आएंगे। इंडोनेशिया वाला रीजन आप देख सकते हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्केनो देखने को मिलेंगे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसिफिक, आप कह सकते हो पैसिफिक ऑफ रिंग ऑफ फायर वाला रीजन है, वहाँ पर जो है अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा आते हैं और वॉल्केनो भी सबसे ज़्यादा फटते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, अर्थक्वेक आया तो जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स है नीचे वाली, वापस में कोलाइड करती हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, प्रेशर बनेगा, हीट एनर्जी अब वो बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हीट से क्या होगा, ये जो रॉक्स है हमारी नीचे, रॉक्स भी हमारी 3 टाइप्स की होती हैं, आपको मालूम होगा, ये सब हमने बचपन में पढ़ा था, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इंडिजीनियस रॉक। ठीक है, अब जो ये रॉक्स होती हैं वो रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है मेरे ख्याल से, मुझे यहाँ पे ध्यान नहीं आ रहा है, हाँ शायद सेडिमेंट्री रॉक होती है। ठीक है, वो यहाँ पर क्या होती है,
वो मेल्ट होती है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, वो मेल्ट होती है। मेल्ट होने के बाद क्या होता है यहाँ पर, ये प्रेशर बनता रहता है, प्रेशर बनता रहता है और ये जो है ऊपर आती रहती है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो जब इसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, तो भाई ये फूट जाएगा। इस तरीके से जो है यहाँ पर ये लावा आता बाहर हम लोग को आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ये हम लोगों ने देखा मैग्मा के बारे में। ये जो मैग्मा है, जिसको हम लोग अर्थ के नीचे रहेगा तो मैग्मा होगा, बाहर निकल जाएगा तो उसको लावा बोला जाएगा। ओके, मैग्मा है क्या? बेसिकली इसमें आप कह सकते हो ये मिक्सचर है मिनरल्स का। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। हाई टेम्परेचर और प्रेशर जो है अर्थ क्रस्ट के जो अंदर आपको देखने को मिलेगा। मैंने जैसा बताया, जो अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत गर्मी है, ठीक है। उसकी वजह से ये जो मैग्मा है वो फ्लूइड के अंदर रहता है, यानी कि जो पानी मतलब एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में बना रहता है, ठीक है। उसका जो ये मैग्मा है ये दो टाइप्स का होता है, आपको याद रखना है, एक बेसिक होता है और एक एसिडिक होता है। जो बेसिक मैग्मा होता है ये डार्क कलर का होता है, जैसा बेजल्ट होता है ना, इसके अंदर आयरन वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सिलिका नहीं होता। अब सिलिका की वजह से, इसके अंदर सिलिका नहीं है तो उसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम है। वो क्या है, ये जो ट्रैवल कर सकता है बहुत दूर तक, क्योंकि इसके अंदर सिलिका नहीं है, इसी वजह से पानी ज़्यादा है, इसके अंदर पानी ज़्यादा लिक्विडिटी फॉर्म में ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये बह जाएगा ज़्यादा दूर तक। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो एसिडिक वाले होते हैं ये लाइट कलर के होते हैं, इसमें लो डेंसिटी होती है, हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये ऑब्वियसली बात है, एसिडिक वाला ज़्यादा खतरनाक भी देखने को मिलता है। हालांकि देखो यह है कि वॉल्केनो खतरनाक तो होते ही जब यहाँ पर आसपास में यहाँ पे पॉपुलेशन है तो उनको हटाना ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि ये उन लोगों को डायरेक्टली जो है अफेक्ट कर सकता है। ओके, ना उसका आता है नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ पे बात करी गई है, दो पाकिस्तानी जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया था। फिलहाल जो है पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर के अंदर आए थे, लेकिन अब यहाँ पर उनको वापस से हैंड ओवर कर दिया गया है पाकिस्तानियों को, ठीक है, कि अपनी मानवता दिखाते हुए। तो उसी के बारे में छोटा सा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है और ज़्यादा हमारे लिए कुछ नहीं है। उसके बाद आता है पेज नंबर 9 के ऊपर, यहाँ पर बात करी गई है सॉरी, एक न्यूज़ आ रही थी कि देखो यहाँ पर बहुत सारी रिपोर्ट्स ने ये बताया, जो गलवान वैली है, ठीक है, जहाँ पर इंडिया चाइना के बीच में क्लैशेस हुए थे पिछले साल, तो उस वैली में अभी यहाँ पर एक छोटा सा फेस ऑफ हुआ था, वो किसी को मालूम ही नहीं चला, ठीक है, छोटा सा फेस ऑफ हुआ। लेकिन यहाँ पर जो बहुत सारे ऑफिशियल्स है वो उसको नकार रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो भी है ऐसे ही बताया गया है, छोटा सा कोई फेस ऑफ वगैरह नहीं हुआ है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे जो इंडियन और चाइनीज़ ट्रूप्स हैं ये आपस में एक तरीके से छोटे से फेस ऑफ में भी आए थे। ये जो मई का महीना है, मई के महीने के पहले वाले सप्ताह में यहाँ पर ये देखने को मिला था, हमें किसी को नहीं मालूम है कहाँ पर देखने को मिला, नॉन पेट्रोलिंग जोन के अंदर। और नो पेट्रोलिंग जो जोन है, मतलब जहाँ पे दस्तक नहीं लगाई जाएगी, ठीक है, जहाँ पे ये आप कह सकते हो ना चाइनीज सोल्जर्स आ सकते हैं ना इंडियन सोल्जर्स आ सकते हैं, वो एरिया एकदम खाली छोड़ रखा है। अब यहाँ पे जो नो पेट्रोलिंग जोन है, आप कह सकते हो कि इसको अभी हमने पिछले साल जो ये डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है उसके बाद ही हमने बनाया है। आप देख पाओगे 15 जून को हमारे जो है 20 जवान शहीद हो गए थे, ठीक है, इसी डिस्प्यूट के अंदर। तो उसी के बाद हम लोगों ने जो है इस नॉन पेट्रोलिंग जोन को क्रिएट किया। उसके बाद में सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा भी कहा गया कि देखो एक कुछ छोटा सा फेस ऑफ हुआ था, देखिए छोटा सा, बहुत छोटा सा फेस ऑफ हुआ था, लेकिन हम लोग जल्दी से वापस से क्विकली रिटर्न कर गए थे, तो ऐसा यहाँ पे बताया गया। ओके, नाउ यहाँ पे जो ये पेंगोंग सो लेक है, आपको मालूम होगा पिछले साल ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर थी। जो ट्रूप्स वगैरह हैं, अभी हम लोगों ने हाल ही में, ज़्यादा टाइम कहाँ हुआ है, जो इंडिया और चाइनीज सोल्जर्स थे ये आपस में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे थे, आपस में डिस्प्यूट चल रहा था, इनके पिछले 1 साल से डिस्प्यूट चलता रहा। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले ही हम लोगों ने डिसंगेजमेंट किया है, मतलब कि चाइनीज सोल्जर्स पीछे हटे हैं, फिर इंडियन ट्रूप्स जो है पीछे आए, है ना, आपको मालूम होगा। नाउ यहाँ पे देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो जनरल सी हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसके बारे में बताई गई है। ओके, नाउ कुछ हम लोग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि इंडिया और चाइना के बीच में कौन कौन से रीजन के अंदर डिस्प्यूट रहता है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे आप देख पाओगे ऊपर चाइना है। तो इन दोनों के बीच में बेसिकली 3 रीजन है, 3 सेक्टर है जहाँ पर ये डिस्प्यूट रहता है। जैसे कि ऊपर अक्साई चीन वाला एरिया जहाँ पर अभी भी ये डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, जो इस डिस्प्यूट अभी चला था वो इस वाले रीजन में चला था। उसके बाद आपको सेंटर सेक्टर वाला रीजन देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको हम लोग ईस्टर्न सेक्टर वाला बोलते हैं। तो ये 3 एरियाज है जहाँ पर इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट रहता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल में बात करी गई है जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको आज के टाइम पर और थोड़े से टाइम की ज़रूरत है, किसके लिए, जीएसटी कॉम्प्लाइंसेस के लिए। देखो हुआ क्या था,
कोविड को देखते हुए जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसके लिए यहाँ पर कुछ टाइम पीरियड वगैरह प्रोवाइड करवा दिया, या जो आप कह सकते हो जीएसटी के लिए कुछ पेनल्टी वगैरह अगर आप लेट पे करो, जीएसटी की जो पेनल्टी वगैरह है उस पर रिलैक्सेशन दी गई। सरकार ने बोला चलो पेनल्टी के ऊपर रिलैक्सेशन दे देते हैं, पेनल्टी मत दो। साथ ही साथ जो जीएसटी की रिटर्निंग फाइल्स हैं, ठीक है, जीएसटी आप पे कर रहे हो, उसके लिए यहाँ पे आप कह सकते हो उसके लिए रिटर्न भी जो है अप्लाई करते हो, रिटर्न फाइलिंग करते हो, ठीक है, तो वो सब के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो काफ़ी सारी छूट दी गई थी, रिलैक्सेशन दिया गया था, ठीक है। लगभग जो है आप कह सकते हो कि 10 से 12 दिन का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया, कि चलो आप 15 से 30 दिन का रिलैक्सेशन दिया गया पेनल्टीज़ वगैरह में, कि आप चलो आपको हमने छूट दे दी है इतने टाइम की, इस चीज़ को देखते हुए। अब यहाँ पे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनकी मांग थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ चुकी है। स्मॉल बिजनेसेस कह रहे हैं कि जो है इस चीज़ को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देना चाहिए, जो ये जीएसटी की पेनल्टीज़ वगैरह टाइम पीरियड और बढ़ाया जाए। साथ ही साथ लॉकडाउन वगैरह की वजह से जो ये स्मॉल बिजनेसेस हैं वो सब बर्बाद होते हुए नजर आए हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या करना चाहिए, अभी जो जीएसटी की रिटर्निंग फाइल वगैरह है इसको भी, इसका जो टाइम पीरियड है वो जून 30 तक कर देना चाहिए, 30 जून तक कर देना चाहिए, ठीक है, जिससे कि सभी लोग इसकी रिटर्न को भी फाइल कर पाएँ। ओके, उसके बारे में ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है ना। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 10 के ऊपर। यहाँ पर आप देख पाओगे बात करी गई है, बोला गया है जो सिंगल डोज है वैक्सीन की वो 33% तक ही इफेक्टिव रहेगी। जो ये एक तरीके से ये वाला जो वेरिएंट है B.617.2, यानी कि एक तरीके से जो इंडिया के अंदर देखने को मिला था ये वाला वेरिएंट, तो अगर आप इसके लिए एक सिर्फ सिंगल डोज वैक्सीन लगा रहे हो तो सिर्फ 33% तक इफेक्टिव होगी। ये बोला है यूके ने, यानी यूनाइटेड किंगडम ने। इनके द्वारा बोला गया जो वैक्सीन अगर आपको अच्छी तरीके से पूरे वेरिएंट से लड़ना है तो आपको दोनों डोज लेने पड़ेंगे, दोनों डोज के बीच में अच्छा खासा गैप रखना पड़ेगा, देन ही आप लोग जो है यहाँ पर इफेक्टिवली इससे लड़ पाओगे। ओके, आपको मालूम होगा इंडिया के अंदर अभी सॉरी 3 वैक्सीन देखने को मिलेंगी। एक तो कोविशील्ड हो गई, दूसरी कोवैक्सीन हो गई, तीसरी आपको स्पुतनिक 5 वैक्सीन भी देखने को मिलेगी, जो कि धीरे धीरे हम लोग रशिया से ले रहे हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट आर्टिकल छोटा सा और है, यहाँ पे बात करी गई है चिल्ड्रन एट लिमिटेड रिस्क, यानी कि बच्चे जो हैं उनको कम रिस्क है इस कोविड-19 से, उसके बारे में बताया गया है। हालांकि हम लोगों ने बहुत सारे केसेस देखे हैं, लेकिन अब ये बोला जा रहा है अगर ये थर्ड वेव आती है तो थर्ड वेव के शिकार हो सकते हैं बच्चे, बच्चों को बुरी तरह से ये हिट कर सकता है। फिलहाल अभी के लिए जो है कम इफेक्ट किया है, ऐसा यहाँ पे बोला गया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे हमने देखे हैं बहुत सारे केसेस फिर भी देखे हैं इस चीज़ से रिलेटेड। ओके, यानी बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे केसेस निकल कर आए, ऐसा डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। ओके, फिलहाल यहाँ पे और कुछ ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जहाँ डिटेल में बात करने लायक होगी मैं वहाँ पर ज़रूर करूँगा। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे नेक्स्ट आर्टिकल है, ये बात करी गई जो एंजाइटी और डिप्रेशन है, लोगों के अंदर एंजाइटी चिंता वाली बात है, डिप्रेशन है, ये एक टॉप का कंसर्न देखने को मिला है। हुआ क्या, कैसे पता चला, जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है उसको कॉल कराया गया है, मतलब एक तरीके से उनके ऊपर कॉल्स आई हैं, लगभग 26,000 के आसपास ये कॉल रिसीव करी है इन्होंने, ठीक है, जो ये मेंटल हेल्थ है इसको लेकर जितने भी सेंटर्स है, जो भी सेंटर आते हैं इनके ऊपर पास कॉल वगैरह आती है, ठीक है, ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, तो पता ये चला कि एनजाइटी और डिप्रेशन जो है सबसे मेन कंसर्न है। इस कोविड-19 की वजह से लोग ज़्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं, डिप्रेस्ड हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ओके, हालांकि अगर हम मार्च के महीने में देखें तो मार्च के महीने में ये कॉल्स और ज़्यादा थी, ठीक है, उसके बाद अप्रैल में थोड़ी सी कम हुई है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे जो है वापस से हम लोगों को ये कॉल्स बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एक तरीके से लोगों के अंदर एक कॉमन चीज़ ये बताई जा रही है कि लोग डिप्रेस्ड हैं आज के टाइम पर। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, तो दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर देखो बात करी गई है इजराइल पुलिस के इजराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो इजराइल पुलिस ने यहाँ पे जूस को अलाउ किया है कि आप लोग जाकर जेरूसलम साइट पर विजिट कर सकते हो। ओके, ये चीज़ यहाँ पर इजरायली पुलिस ने अलाउ कर दिया है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली बात हुई है डिस्प्यूट की। अभी हमने देखा इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में लगभग 11 दिन तक ये वॉर चला। 11 दिन के अंदर यहाँ पर क्या हुआ, काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत सारा डैमेज हुआ। ये गाज़ा पट्टी के बीच में और इजराइल के बीच में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। गाज़ा पट्टी ने इधर से रॉकेट दागे, इजराइल ने इधर से एयर स्ट्राइक्स करी। इसके बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बहुत सारे लोगों की जान गई, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों की जान गई। अब यहाँ पर अगर हम बात करें गाज़ा की, तो यहाँ पर ही बहुत सारा नुकसान हुआ है, अरबों रुपये का नुकसान हुआ है। इजराइल के अंदर अरबों का नुकसान हुआ है। हालांकि इजराइल को इतना ज़्यादा नुकसान क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इनके पास आयरन डोम वाला सिस्टम है, ठीक है। इन्होंने अपनी, आप कह सकते हो कि जो है डिफेंस सिस्टम इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह से यहाँ पर ये लोग काफ़ी अच्छे तरीके से लड़ पाएँ। नाउ ये 11 दिन का कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ, इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि सीज़ फायर करेंगे, यानी कि युद्ध विराम लगाया जाएगा। जब युद्ध विराम लगाने की बारी आई तो फिर वापस से जो है इनके बीच में क्लैशेस हो गए। अभी तक की ये कहानी है। ओके, तो ये कहानी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सुनाई दी जाएगी। मैंने कहानी ये फटाक से आपको
दो मिनट में यहाँ पे बता दिए। ओके, फिलहाल यहाँ पे जो यूएस है वो ट्राई कर रहा है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में सीज़ फायर हो। जो बाइडन ने भी काफ़ी हद तक ट्राई किया है दोनों कंट्रीज़ के बीच में सीज़ फायर हो। इजिप्ट ने भी ट्राई किया है, ठीक है, इजिप्ट ने भी यहाँ पे पूरी कोशिश करी है। तो हो सकता है यहाँ पे आने वाले टाइम पे हम लोग काफ़ी सारी सिचुएशंस को सुधरते हुए देखें, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन अच्छे हुए देखें न। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कॉन्गो वोल्केनो जो है यहाँ पे फटा है कॉन्गो के अंदर, वो मैंने आपको मैप वगैरह सब कुछ अच्छे से दिखा दिया है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आज जैसे कि मंडे है, मंडे में हमारा बिजनेस सेक्शन आता नहीं है, बिजनेस पेज नहीं आता। अब चलते हैं डायरेक्टली अपने एडिटोरियल सेक्शन की तरफ। नाउ आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज़ एडिटोरियल। तो यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारे आर्टिकल हैं जिनका हमें डिस्कशन करना है। वीडियो हमारा आधे घंटे का ऑलरेडी हो ही गया है, इतना लंबा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। क्योंकि अब मैंने यहाँ पर सोचा यह है कि मैं सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको कवर करके दूँ। मेरी कोशिश ये रहेगी मैं यूपीएससी में बिल्कुल सिलेबस जो है आपको छाँट के कि सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक है, ठीक है, अगर न्यूज़पेपर में कोई एक छोटा सा टॉपिक है ये वाला जो आपको सिलेबस में देखने को मिलेगा, मैं वो भी कवर करूँ। तो मेरी कोशिश डेफिनेटली ये रहने वाली है। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो आर्टिकल है पहला एडिटोरियल, ये अभी हमने हाल ही में डिस्कस किया था कि जो पर्सनल गारंटर होंगे, ठीक है, अगर कोई कॉर्पोरेट डेट है उसका कोई पर्सनल गारंटर है तो उस वो भी जिम्मेदार होगा उस डेट के अंदर। क्या मुद्दा है ये सब, क्या है ये सब, चलो हम लोग डिस्कस करते हैं एक आंसर राइटिंग फॉर्म में। न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आप कह सकते हो अपना डिसीजन सुनाया किस चीज़ को लेकर, मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर बात करी गई है आईबीसी नॉर्म्स के बारे में। आईबीसी क्या होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ओके, अब ये जो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, ठीक है। यहाँ पे चलो मैं आपको अच्छे से मतलब समझाता हूँ ताकि आप लोग देख के सेंटेंस देख के अच्छे से समझ सको। ओके, क्योंकि अभी हवा में बता दिया जाएगा तो फिर आधी से ज़्यादा चीज़ें दिमाग के ऊपर से निकल जाएंगी। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, देखो ये एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर जो इंडिविजुअल्स है या फिर कोई कंपनी है वो सक्षम नहीं है जो उसने उधार लिया था, जो उसने लोन लिया था उसको वापस से पे करने में, ठीक है, वापस से रीपे करने में यहाँ पे सक्षम नहीं है। एक तरीके से मान लो यहाँ पर बंदा ए है और यहाँ पे बंदा बी है। अब क्या हुआ, यहाँ पर इसने जो है लोन लिया इस बी से। अब लोन लेने के बाद इसने क्या करा, एक फैक्ट्री लगा दी, ठीक है। अब फैक्ट्री मान लो दिवाली पर बॉम्ब की फैक्ट्री लगा दी, इसने बॉम्ब की फैक्ट्री लगा दी, उसमें आग लग गई, खत्म वो फैक्ट्री, ठीक है। इसके पास अब कुछ नहीं बचा इसको देने के लिए। अब क्या हो गया, वो क्या हो गया यहाँ पर इंसॉल्वेंट, वो दिवालिया हो गया उसका, ठीक है। उसी तरीके से जो बैंक्रप्सी होती है, बैंक्रप्सी के अंदर भी यहाँ पे क्या होता है, एक कोर्ट है, एक बस बैंक्रप्सी के अंदर आपको बैंक्रप्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। जो कोर्ट होती है नीलामी वगैरह करके जो भी है आपका, ठीक है, उसके बाद आपको एक बैंक्रप्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी कि आप देख पाओगे यहाँ पर फैक्ट्री आपकी गई, ठीक है, फैक्ट्री यानी के बाद जो है उसके बाद उसकी नीलामी जो भी है एक तरीके से पैसा लेने की वापस से वसूलने की पूरी कोशिश करी जाएगी और उसके बाद जो है कोर्ट के द्वारा उस बंदे को बैंक्रप्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि अब भाई ये सक्षम नहीं है, ये बैंक्रप्ट हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान से सुनना है, वो क्या है, देखो अब इस प्रोसेस के बीच में ना एक पर्सनल गारंटर होता है। यहाँ पे बंदे ए ने क्या करा, इस बंदे बी से लोन लिया। ओके, अब क्या हुआ, इसके बीच में क्या होता है, एक पर्सनल गारंटर होता है, ठीक है। पर्सनल गारंटर ये भी काफ़ी बड़ा आदमी होता है एक तरीके से, आप कह सकते हो। ए ने जो है 10 करोड़ का लोन लिया है तो पर्सनल गारंटर की भी जो है कंपनी वगैरह 8-10 करोड़ रुपए का ये भी मालिक है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने ये गारंटी देगा इस चीज़ की, मतलब ये इसके साथ रहेगा, ए के साथ रहेगा, ये गारंटी देगा कि हाँ यार, ये श्योरिटी देगा, ये जो लोन है ये जो ले रहा है ये आने वाले टाइम पे वापस दे देगा तुझे, ठीक है, इस तरह की गारंटी ली। अब क्या हुआ, ये हो गया इंसॉल्वेंट, इसकी कंपनी हो गई खराब, ये इंसॉल्वेंट हो गया। पहले क्या होगा, पहले क्या होता था, पहले इसके ऊपर ही कार्रवाई चलती थी, इसके खिलाफ ही जो है इंसॉल्वेंट की प्रोसीडिंग्स वगैरह चलती थी। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर ये दिया है कि जो पर्सनल गारंटर होगा, जो श्योरिटी लेगा इस लोन की, उसके खिलाफ भी अब जो है ये प्रोसीडिंग्स चलेंगी। ये है मुद्दा। ओके, अब यानी कि जो पर्सनल गारंटर होगा वो उसकी भी लगेगी पूरी तरह से, यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे यही सारी चीज़ें बताई गई हैं, बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। पर्सनल गारंटर कौन होता है, ऐसा बंदा होगा जो कि श्योरिटी लेगा, प्रॉमिस करेगा कि हाँ ये जो पेमेंट है ये आ जाएगा, ये फेल नहीं होगा। तो उस चीज़ के बाद यहाँ पे आप देख पाओगे प्रोसीडिंग्स, अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद भी यहाँ पे प्रोसीडिंग्स वगैरह जो पर्सनल गारंटर है उसके खिलाफ भी होंगी। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट यहाँ पे ये बोला है क्योंकि इन दोनों के बीच में एक इंट्रिंसिक कनेक्शन होता है, ठीक है। दोनों के बीच में काफ़ी बेहतर कनेक्शन है, काफ़ी बढ़िया कनेक्शन है। जिसने भी गारंटी दी है और जिसने लोन लिया है, दोनों के बीच में एक बहुत बढ़िया कनेक्शन है। अगर जो जिसने लोन लिया है वो अगर फेल हो गया पैसा देने में, तो हो सकता है हम लोग इस पर्सनल गारंटर से निकालें, ठीक है, क्योंकि इससे भी तो निकाला जा सकता है पैसा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ऐसे हम लोग को जो बैंक वगैरह से लोन ले लिया जाता है फिर उसके बाद यहाँ पे उनको वापस से नहीं दिया जाता है, तो उसके बाद एनपीए क्राइसिस, नॉट फॉर परफॉर्मिंग एसेट जो है ये देखने को मिल जाता है। यानी कि बैंक के पास वापस से पैसा नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद जो हमारी इकॉनमी को ही तो नुकसान पहुँचता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। नाउ अब यहाँ पे सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं ये सब कहाँ पर जाएंगी, ये सब जाएंगी एनसीएलटी के अंदर। एनसीएलटी कहाँ पर है,
वो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, यहाँ पर इन सब चीज़ की प्रोसीडिंग्स वगैरह होगी। अब देखो बेनिफिट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, बेनिफिट यही है, देखो हमारी इकोनॉमी को लॉस होता है काफ़ी ज़्यादा, तो हम लोग यहाँ पे कोशिश ये करेंगे जो पर्सनल गारंटर है उससे पैसा निकालें। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आफत आ चुकी है सारे पर्सनल गारंटर की, जिन्होंने भी पर्सनल गारंटी ले रखी है। ठीक है, अब ये हो सकता है इन फ्यूचर की जो कोई भी है पर्सनल गारंटी ना ले किसी की भी लोन की। ठीक है, ये था मुद्दा ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप देख पाओगे, इस वाले को आपको रीड करना है, रीड ना भी करो तो भी चलेगा। यहाँ पे बहुत सारी आप कह सकते हो डेटा बताया गया, और ये डेटा इकोनॉमी के अंदर जो डेटा है ना, इस साल में इतना परसेंट, इस साल में ये इतना नंबर जो है, ये नंबरिंग वगैरह आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी होती है, छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा, रीड कर लोगे बहुत बढ़िया। ओके, नाउ आते हैं हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको डिस्कस करते हैं ना। यहाँ पर देखो नेक्स्ट आर्टिकल में बात करी गई है, आज के टाइम पर हम लोग को एक और चैलेंज देखने को मिला है कोविड-19 के साथ साथ, वो दैट इज म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस वाली बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैलती हुई नजर आ रही है, हमने देख लिया कोविड-19 के पेशेंट्स के अंदर बढ़ती हुई नजर आएगी। नाउ डिस्कस करेंगे म्यूकरमाइकोसिस के हर चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। सबसे पहली चीज़ आपका ये म्यूकरमाइकोसिस है क्या, ये एक फंजाई इन्फेक्शन है, यानी फंजाई के थ्रू यहाँ पर देखने को मिलता है, फंजाई के थ्रू फैलता है। ठीक है, फंजाई इन्फेक्शन है, जिसको आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ मोल्ड बोला जाता है, जिसको बोला जाता है माइक्रोमाइसिट्स। माइक्रोमाइसिट्स के थ्रू यहाँ पर जो है ये फैलता हुआ हम लोगों को नज़र आता है। ये आपके बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि ब्रेन, ईयर, नोज़, थ्रोट, माउथ या फिर आइज़ हो गई, इन सबको डैमेज करने की कोशिश तो करता है ये। ठीक है, हालांकि यहाँ पे लॉट ऑफ डैमेज पहुँचाता भी है इस तरीके से, और जो है आप कह सकते हो कि ये अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, ये जो डिजीज़ है ये होती कैसे है। सबसे पहले चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डिजीज़ उन बंदों को ज़्यादातर होती है जिनको डायबिटीज़ है। डायबिटल पर्सन के अंदर ये इन्फेक्शन हम लोगों को होता हुआ नज़र आता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देख पाओगे, कोविड जिसको भी कोविड पेशेंट है, ठीक है, कोविड पेशेंट है, उसको अगर डायबिटीज़ भी है तो उसी को यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा बीमारी होती हुई नजर आई है, उसी वजह से वापस से हम लोग को न्यूज़ के अंदर देखने को मिली है। उसके साथ एक और चीज़ ये बताइए, अगर आप लोग स्टीरॉइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, स्टीरॉइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, देन उसके बाद भी चांसेस है कि आपको ये म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। ओके, ना उसका इसके कुछ सिम्टम्स है। सिम्टम्स कैसे पता चलेगा, आपकी स्टफी नोज़ हो जाएगी, नोज़ में पेन होगा, नोज़ से रिलेटेड सारी दिक्कतें आएंगी, आंख जो है लाल हो जाएंगी, जॉ में पेन होगा, सर में दर्द होगा, फीवर हो रहा है। ठीक है, आंख जो है बहुत ज़्यादा बुरी हाल हो जाता है आंख का। ठीक है, अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या है, ट्रीटमेंट देखो हमारे पास है, मैंने जैसा बताया बीमारी कोई नई नहीं है, ये पहले से ही बीमारी देखने को मिलती है, ये तो बस कोविड की जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर वापस से देखने को मिली है, उसी वजह से न्यूज़ के अंदर आ चुकी है। अब ये जो ट्रीटमेंट है इसका, जो हमारी ये म्यूकरमाइकोसिस का ट्रीटमेंट है एम्फोटेरेसिन बी। ओके, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। ओके, नाउ यहाँ पर उसके बाद जो शुगर लेवल है वो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, उसको आप चेक में रखो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स उठा सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और आपको अगर कोई सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं, लक्षण लग रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस से रिलेटेड, तो आप जाकर सबसे पहले ट्रीटमेंट कराओ। अर्ली ट्रीटमेंट वो होगा, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। ठीक है, जो प्रिवेंशन है वो सबसे बढ़िया है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बात करी गई है डिफ्लेटिंग इंडियाज कोविड ब्लैक मार्केट बूम के बारे में। आज के टाइम पर देखो ये जो कोविड का ब्लैक मार्केट देखने को मिला, ब्लैक मार्केट मतलब बहुत सारी वैक्सीन्स वगैरह, इंजेक्शंस वगैरह, ड्रग्स वगैरह आप देख पाओगे, उनकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, उनकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो इसको कम करना है, इसको खत्म करने के लिए हम लोगों को एक इंडिपेंडेंट विजिलेंस सिस्टम को लाना पड़ेगा, जो कि सभी चीज़ के ऊपर नज़र रखे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहली बात बताई गई है, ये जो बैटल हम लोग लड़ रहे हैं अगेंस्ट कोविड पैंडेमिक के दौरान, उसी के साथ यहाँ पर कंट्री के अंदर बहुत सारी ब्लैक मार्केटिंग देखने को मिली है, जैसे कि ये जो रामदेसिविर हो गया या फिर तोसिलिजुमाब हो गया, इन सब के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कालाबाजारी हुई है, उसके बारे में बताया गया। इनफैक्ट यहाँ पर फेक प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे सेल हुए हैं सूरत के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, और बहुत सारे यहाँ पे आर्टिकल्स आप लोगों ने पहले भी देखे होंगे, जो कि यहाँ पे बताया गया। अहमदाबाद के अंदर बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है, जैसे कि पुलिस अहमदाबाद में उन्होंने अरेस्ट किया लोगों को, उन्होंने फेक रेमडेसिविर को बनाया है, जिसमें ग्लूकोज सॉल्ट को मिलाकर जो है ये इस आप कह सकते हो रेमडेसिविर को बना रहे हैं, और उसके बाद इसी को जो है ये सेल कर रहे हैं। ओके, तो आप देख पाओगे सेल भी कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ रेट में। और उसके बाद जो ये आप कह सकते हो मुंबई का ड्रग ब्लैक मार्केट है, यहाँ पर जो है लोग काफ़ी हद तक पे करने को तैयार हैं, 35,000 50,000 रुपये पे कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो आप समझ सकते हो क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है। उसी के साथ जो ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, उनकी भी काफ़ी हद तक ब्लैक मार्केटिंग देखने को मिल रही है हम लोगों को। तो उसी में बताया गया है, इंडिया आज के टाइम पर इतनी बड़ी सिचुएशन में उसके बाद भी ब्लैक मार्केटिंग देखने को मिल जाती है।
ओके। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे और चीज़ें क्या बताई गई हैं। ये देखो जो ब्लैक मार्केटिंग है, ये सबसे बड़े जो मेन रीज़न यहाँ पे ये भी हो सकता है, जो आज के टाइम पर जो सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हेल्प मिलनी चाहिए वो हम लोग को नहीं मिल रही है। हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह हम लोग को दे तो रखे हैं कि हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करो, लेकिन वो हेल्पलाइन नंबर कोई काम वगैरह कर नहीं रहा है। दूसरा रीज़न आप देख पाओगे, सबसे पहली बात, कोई भी मार्केट होता है वो कंज्यूमर ड्राइवन होता है, एक तरीके से कंज्यूमर के ऊपर होता है ये, और कंज्यूमर जो है मार्केट को बढ़ावा देता है। तो ऑब्वियस सी बात है, डिमांड भी बढ़ी ब्लैक मार्केट के अंदर, लोगों ने एक तरीके से अफवाह फैली रामदेव बढ़िया है, तो लोगों ने खूब दबा के खरीदा, उसकी ब्लैक मार्केटिंग होने लगी। तो कंज्यूमर की डिमांड के ऊपर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद हमारी कंट्री के अंदर हॉस्पिटल बेड बुकिंग स्कैम्स वगैरह देखने को मिले। ठीक है, अब हर जगह पर स्कैम हो रहे हैं, यहाँ पर आप सिचुएशन देख सकते हो। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, यहाँ पे जो ज़रूरत है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म की। ठीक है, आपको प्रशासन को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही वे में। क्वांटिटी भी बढ़ाओ, क्वालिटी भी बढ़ाओ, जिससे कि ये जो आप कह सकते हो ढेर सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं ब्लैक मार्केटिंग को लेकर, उससे हम लोग लड़ सकें। ओके, स्टेट मशीनरी को आज के टाइम पर ज़रूरत है कि वो अलग अलग यहाँ पे ग्रुप्स को देखे, ठीक है, उनको ट्रेन करे, ऑप्टिमाइज़ करे, ठीक है, उनको फैलाया जाए, ताकि जो है इस ब्लैक मार्केटिंग को ख़त्म किया जाए। हम लोग को ज़रूरत है एक एक्सपर्ट प्लानिंग मॉडल की, जिससे हम लोग जल्द से जल्द जो है इन चीज़ों को ख़त्म कर सकें और कोई इलीगल काम यहाँ पर ना देखने को मिले। हम लोग को डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा विजिलेंस सिस्टम का। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि चारों तरफ हम लोग को यहाँ पर इस जो है विजिलेंस सिस्टम को फैलाना पड़ेगा, निगरानी रखनी पड़ेगी, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, और जो है एक क्वालिटी परफॉर्मेंस देना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ताकि जो है हम लोग को ये सारी चीज़ें प्रॉपरली फॉलो होते हुए नजर आएँ। ओके, गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस जो है जबकि हाई होगा, तभी जो है हम इन चीज़ों से लड़ पाएंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का परफॉर्मेंस हाई होगा, तभी हम लोग जो है ये ब्लैक मार्केटिंग वगैरह चीज़ें जैसी इन चीज़ों को ख़त्म कर पाएंगे। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है टू मैनी बेनिफिट्स ऑफ एन इको टैक्स के बारे में। देखो, ये जो इको टैक्स है, इससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसके बारे में कुछ अनाउंसमेंट किया गया है। ओके, तो जो कोविड-19 पैंडेमिक है, आप देख पाओगे इसने काफ़ी सारी कंट्रीज़ को काफ़ी सारा नुकसान पहुंचाया है। नाउ इसमें क्या होगा, अब देखो हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में भी दोबारा सोच सकते हैं कोविड-19 को लेकर, क्योंकि कोरोना के बाद जो है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो आज के टाइम पर हम लोग फोकस कर सकते हैं, कंट्रीज़ फोकस कर रही है पोल्यूशन को कम करने के लिए, तो उसके लिए इंडिया जो है इको टैक्स लगा सकता है। अब यहाँ पे जो इको टैक्स है, ये अलग अलग तरीके से आप लोग देख पाओगे। बेसिकली यहाँ पे जो इको टैक्स है, ये फिक्स्ड कमेंसुरेट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो टैक्स आएगा, इस तरीके से जो सरकार के पास रेवेन्यू जनरेट होगा, वो सरकार एनवायरमेंटल आप कह सकते हो जितनी भी एनवायरमेंट को डेवलपमेंट करने के लिए जितना भी लग सकता है पैसा, वो लगा पाएगी। जो एनवायरमेंटल टैक्स रिफॉर्म्स हैं, एक तरीके से जनरली इन्वॉल्व होता है इसके अंदर तीन कंप्लीमेंट्री एक्टिविटीज़। तीन एक्टिविटीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जो है आप कह सकते हो हार्मफुल इम्पैक्ट जो है पड़ता है। देखो, बहुत सारी यहाँ पे सब्सिडीज़ वगैरह आज के टाइम पर चल रही है, बहुत सारे टैक्सेस हैं जिसका इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, उस चीज़ को पहले ख़त्म करो। दूसरा, जितने भी एग्जिस्टिंग टैक्स हैं आज के टाइम पर, जो टैक्स हैं एनवायरमेंटली सपोर्टिव मैनर में, उसको वापस आपको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, वापस से देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद आपको नया एनवायरमेंटल टैक्स बनाना पड़ेगा, ताकि जो है आप रेवेन्यू जनरेट कर सको और एनवायरमेंट के लिए कुछ कर सको। ओके, जो ये रेवेन्यू है वो आप ग्रेटर वे में यूज़ कर सकते हो। आप एनवायरमेंट के साथ साथ जो पॉवर्टी वगैरह रिडक्शन करनी है, पॉवर्टी को कम करना है, उसमें भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पर यह भी बताया गया कि देखो, ये जो इको टैक्स है, ये आपको जो ये इंडिया के अंदर ये जो इको टैक्सेस हैं, वो आपको तीन मेन एरियाज़ के अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको व्हीकल्स के ऊपर इको टैक्स लगाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर। उसके बाद आप कह सकते हो कि देखो व्हीकल्स के ऊपर लगेगा। उसके बाद आप फ्यूल के ऊपर लगा सकते हो, जो पेट्रोलियम वगैरह हैं, जो कि आज के टाइम पर इनकी वजह से भी पोल्यूशन वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो वेस्ट जनरेशन है, जो भी वेस्ट को जनरेट करता है, ठीक है, उसके ऊपर भी आप टैक्स लगा सकते हो। मतलब कि जो एनवायरमेंट को नुकसान पड़ रहा है, उन चीज़ों पर आप टैक्स जनरेट करके रेवेन्यू कमा सकते हो। इससे एनवायरमेंट को भी अच्छा होगा, साथ ही साथ आपका रेवेन्यू भी जनरेट होगा, आप वापस से उसको एनवायरमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके, इससे जीडीपी के ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज इसको ऑलरेडी परफॉर्म कर रही हैं, और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ये पता लगा है कि उनकी जीडीपी के ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इनफैक्ट हम लोग इसको जो ये पैसा जनरेट होगा एनवायरमेंट के साथ हेल्थ के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर भी लगा सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, जो ये आज का लास्ट आर्टिकल है। इसमें व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में बताया गया है, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी नहीं है। देखो, है क्या, व्हाट्सएप अपनी न्यू प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया था। ठीक है, 8 फरवरी के आसपास जो है लेकर आया था। उसके बाद जो है इन्होंने ये कहा कि हम लोग आपका डेटा ले सकते हैं और फेसबुक के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे डेटा आपका कोई पर्सनल चैट नहीं थी, पर्सनल चैट को छोड़कर बाकी सारा आपका डेटा लिया जा सकता है, ऐसा व्हाट्सएप ने बताया था ना। उसकी एक डेडलाइन सेट करी थी 15 मई की। अब वो 15 मई भी निकल चुकी है, और वो डेडलाइन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ओके,
अब यहाँ पे व्हाट्सएप ने डिसाइड किया है कि चलो हम लोग थोड़े टाइम तक और इसमें छूट देते रहेंगे, बस मैसेज भेजते रहेंगे कि आप लोगों को ये व्हाट्सएप की प्राइवेसी एंड पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। ओके, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। नाउ है क्या कि देखो, जो ये बिज़नेस वर्जन है, ये जो आप कह सकते हो, मैंने आपको जैसा ही बताया है कि आपका जो प्राइवेसी है, जो पर्सनल चैट है, उसको छोड़कर सारा डेटा ले सकता है। खासकर व्हाट्सएप के अंदर कोई अगर जो है आप कह सकते हो कि बिज़नेस अकाउंट है, बिज़नेस अकाउंट से आप चैट कर रहे हो तो उसका डेटा भी निकाला जा सकता है। ये लोग डेटा निकाल कर करते हैं क्या है, ये डेटा निकाल कर एडवर्टाइजमेंट को प्रमोट करते हैं। अगर आप बातचीत कर रहे हो किसी प्रोडक्ट की, किसी कपड़े की बात कर रहे हो या फिर किसी भी चीज़ की बात कर रहे हो, तो वही उसी टाइप के एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो उसी को लेकर यहाँ पे बोला गया है कि देखो, व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है, इससे नुकसान हो सकता है। ओके, और आज के टाइम पर हम लोग को अपना खासकर डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर काम करना पड़ेगा। एट द लास्ट हम बात करें तो हम लोग को जो है इंडियन सिटीजन्स की प्राइवेसी को आज के टाइम पर प्रोटेक्ट करना है, और जो हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसके ऊपर और ज़्यादा काम करना है, क्योंकि जो प्राइवेसी है मेन राइट्स है हमारे लोगों का, कोई नहीं चाहता अपनी प्राइवेसी को शेयर करना। इंडियन सिटीजन्स का डेटा आपको अगर स्ट्रेंथन करना है तो सबसे पहले आपको जो ये डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, लोगों के डेटा को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ओके, ना उसी के साथ करते हैं हम लोग आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।